बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि राज्य किस प्रकार की संस्था होती है और उसके उदय के कौन कौन से कारण होते हैं, लेकिन साथ साथ में मैंने ये बताया कि राज्य अपन कहते किसे हैं। राज्य में अपन को चार महत्वपूर्ण चीज़ें थीं, जैसे कि निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। पिछला जो आपकी ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका संप्रभुता। संप्रभुता के तहत भी मैंने आपको ये बताया था कि संप्रभुता एक प्रकार से राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो एकल रूप में कार्य करती है। ऑस्टिन के द्वारा संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत निर्धारित किया गया था उसमें संप्रभुता को किसी भी रूप में ना तो विभाजित किया गया है और ना ही किसी प्रकार से हस्तांतरित किया गया है। वह मानता है कि राज्य में संप्रभु शक्ति एकल रूप में कार्य करती है और यह एक प्रकार से वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र में विशेष स्थिति रखती है या आदेश देने और इसे क्रियान्वित करने की शक्ति रखती है। इसके तहत ये भी बताया था कि कुछ विशेषताएं थीं, जैसे कि संप्रभुता की कि यह अखंड होती है, यह सर्वोच्च होती है। इसके साथ साथ ही ये भी बताया था कि संप्रभुता पूर्ण रूप से अविभाज्य होती है। चौथा महत्वपूर्ण है कि यह अनन्यता का गुण रखती है। इसके उपरांत यह भी एक विशेषता थी कि संप्रभुता अहस्तांतरणीय होती है। इसके अलावा देखिए कि संप्रभुता को सर्वोच्च शक्ति के साथ साथ में अन्य प्रकार की विशेषताएं बताई हैं कि संप्रभु शक्ति एकल रूप में कार्य करती है जो किसी भी रूप में अन्य कोई शक्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती, एकल रूप में कार्य करती है। राज्य में संप्रभुता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि जिन्हें संप्रभुता प्राप्त नहीं होती ऐसे राज्यों को अपन राज्य का दर्जा नहीं कह सकते। जैसे अपन मानते हैं कि 1947 से पूर्व भारत को एक उपनिवेश के रूप में माना जाता था, क्योंकि निश्चित भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार था, लेकिन संप्रभु शक्ति ब्रिटिश शासन के अधीन थी। तो अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ संप्रभुता राज्य में निहित नहीं होती उसे अपन राज्य कह ही नहीं सकते। अब देखिए कि संप्रभुता का अधिवास कहाँ होता है। मैंने आपको इस चैप्टर में यहीं तक छोड़ा था कि संप्रभुता का अधिवास कहाँ पाया जाता है और यह राज्य में कहाँ कार्य करते हैं। वैसे तो इस बात की कभी स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि राज्य में संप्रभुता का निवास कहाँ होता है, क्योंकि राज्य में 5-6 ऐसे महत्वपूर्ण यानी संस्था होती हैं जो अपने आप में सर्वोच्च शक्ति तो रखती हैं, लेकिन वह किसी न किसी रूप से बंधी हुई। जैसे अपन ये मानते हैं कि समस्त शक्तियाँ, जैसे पहला आपका पॉइंट आया है कि संप्रभुता का अधिवास यदि पाया जाता है तो कहाँ होना चाहिए, तो पहला है पूरा प्रशासन अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्या संप्रभु शक्ति संविधान में निहित होती है। इसको स्पष्ट करने के लिए फिर कुछ विचारकों ने इस बात पर चिंतन किया कि संप्रभु शक्ति संविधान में होती है अथवा नहीं, क्योंकि अपन ये मानते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाता है, वह चाहे लिखित हो या अलिखित हो, किसी न किसी रूप में सर्वोच्च शक्ति रखता है। लेकिन इसके साथ साथ अपन ये भी मानते हैं कि संविधान सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्चता या संप्रभुता इसलिए नहीं रखती क्योंकि परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में परिवर्तन या संशोधन किए जाते हैं, जबकि संप्रभु शक्ति किसी प्रकार से अखंड होती है और यह किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस विशेषता के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि संप्रभु शक्ति संविधान में निहित हो ही नहीं सकती, क्योंकि संविधान में परिवर्तन करने के लिए संसद अपना विशेष अधिकार रखती है और इसका तात्पर्य ये हो जाता है कि संविधान से अधिक शक्तिशाली तो संसद होती है जो संविधान में ही परिवर्तन कर देती है। अब दूसरा पॉइंट आता है आपके पास में कि क्या संप्रभु शक्ति संसद में निहित होती है।
अब यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि संसद के सदस्य संविधान में परिवर्तन करने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन अपन ये भी तो जानते हैं कि संसद के सदस्य अपने एक निश्चित समय के लिए आते हैं और इसके बाद में हट जाते हैं, और वैसे भी इनका निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा अद्यपि ये माना जाता है कि लोकसभा में बहुमत के आधार पर अपन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य या संसद के सदस्य एक प्रकार से राष्ट्रपति या मुख्य कार्यपालिका का निर्धारण करते हैं। संसद के द्वारा संविधान में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ से इस बात तो यह सिद्ध होती है कि संसद संपूर्ण संप्रभुता शक्ति रखती है, लेकिन यह स्थायी नहीं होती है, जबकि संप्रभुता की यह विशेषता है कि वह स्थायी होती है। एक निश्चित समय के बाद संसद के नए सदस्य आते हैं और उन सदस्यों को हटा दिया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय से पूर्व भी संसद को भंग कर दिया जाता है, अर्थात उसमें स्थायित्वता का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए संप्रभु शक्ति हो ही नहीं सकती। अब बात यह आती है कि संविधान में भी संप्रभु शक्ति नहीं होती और संसद में भी संप्रभु शक्ति नहीं होती, जबकि संसद के द्वारा कार्यपालिका शक्ति यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का प्रमुख कमांडर और संपूर्ण देश की प्रशासन का संचालन करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है। तो अपन के पास में तीसरा पॉइंट निकल के आता है राष्ट्रपति। अब ये माना जा सकता है कि क्या संप्रभु शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, क्योंकि यह देश का प्रथम नागरिक और संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था राष्ट्रपति के नाम से चलती है। लेकिन अपन राष्ट्रपति में भी संप्रभु शक्ति को नहीं मान सकते। उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि पहली बात तो राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित है, और दूसरा कारण यह है कि राष्ट्रपति यदि किसी संविधान की उल्लंघना करता है या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में संसद के सदनों के द्वारा उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है और जिससे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति स्थायी है और सर्वोच्च शक्ति रखता है? अर्थात राष्ट्रपति के पास में संप्रभु शक्ति नहीं हो सकती। अब आपके पास में आती है, देखिए कि अपन ये मानते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि न्यायपालिका उसकी स्वीकृति प्रदान नहीं कर देती है या उसकी जांच नहीं कर देती है कि कानून वैध है। एक प्रकार से अपन ये मान सकते हैं कि सर्वोच्च अधिकारियों पर कोई भी मुकदमे अगर चलाए जाते हैं, आपराधिक मामले, तो उसकी सुनवाई या उसका निर्धारण भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में अपन ये कह सकते हैं कि चौथा पॉइंट आता है कि क्या यह न्यायपालिका में निहित होती है? अब देखिए कि न्यायपालिका में यदि हम संप्रभु शक्ति को मान लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही पैदा होती है कि यदि न्यायपालिका में अपन मान लेते हैं तो दूसरी बात तो यह है कि राष्ट्रपति स्वयं के द्वारा न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इसका तो नियुक्ति भी यानी स्वतंत्र प्रकार से नहीं की जा सकती। तो न्यायपालिका के न्यायाधीश स्वयं राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और वैसे भी अपन ये मान सकते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा अपराधियों को दिए गए अंतिम रूप से क्षमादान की शक्ति के ऊपर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, और क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, चाहे न्यायपालिका किसी भी रूप में दंडित करती हो। यहाँ पर फिर यह बात आ जाती है कि न्यायपालिका सर्वोच्च शक्ति नहीं रख सकती, क्योंकि दो महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं कि पहली बात तो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका मतलब सर्वोच्च ये नहीं, नियुक्ति देने वाला राष्ट्रपति हो जाता है। और दूसरी तरफ अपन ये मानते हैं कि न्यायपालिका के द्वारा अंतिम रूप से दिए गए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा को क्षमा या माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास हो जाता है। तो अपन ये कैसे मान सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका संप्रभु शक्ति रखती है? ऐसा भी संभव नहीं। अब इसके बाद में यह बात आती है, इस सारी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण जनता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि संसद के प्रतिनिधि होते हैं। संसद के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और इसी के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि क्या ये जनता में निहित होती है।
लेकिन उससे पूर्व आपको एक चर्चा ये भी करनी पड़ती है क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का निर्धारण किया जाता है। अर्थात दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। भारत जैसी शासन व्यवस्था में नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति के रूप में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो इससे पहले आपको यह मानना है कि 5वें पॉइंट में कि क्या संप्रभु शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। लेकिन इसे भी हम ठीक प्रकार से नहीं कर सकते और ये उच्च नहीं मान सकते। इसका कारण ये माना जाता है कि पहली बात तो कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी निर्धारित होता है, और दूसरी तरफ अपन ये भी कह सकते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करता हो, लेकिन लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इसे समय से पूर्व भी हटा दिया जाता है। तो इससे पूर्व तो यानी इससे ज्यादा शक्ति तो संसद के पास मिल जाती है। हालांकि ये अलग बात है कि अकेले प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर संसद को भंग मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में वह संसद के सदस्यों से, विशेष तौर से लोकसभा के सदस्यों से बंधा हुआ रहता है। तो ये स्पष्ट किया जा सकता है कि पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री सर्वोच्च शक्ति नहीं रखता, या अपन ये कह सकते हैं कि इसमें संप्रभुता शक्ति निहित नहीं होती। अब आती है आपके पास में कि संपूर्ण शासन व्यवस्था का, जैसे कि मैंने आपको एक अभी बताया था कि संपूर्ण शासन व्यवस्था के चक्र को निर्धारण करने का कार्य जनता के द्वारा किया जाता है। जनता अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि संप्रभु शक्ति जनता में निहित होती है, और काफी ये माना भी जाता है। जैसे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया प्रशासन ही लोकतंत्र होता है, अर्थात जनता ही सर्वे सर्व होती है। लेकिन जनता के द्वारा जिस प्रकार से सरकार का गठन किया जाता है उसमें भी दो मत होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विरोधी पक्ष। अर्थात यहां पर जनता खंडित रूप में कार्य करती है। दूसरी तरफ संपूर्ण जनता का मत एक नहीं हो सकता। अब इनमें से कहीं न कहीं अपन ये कह सकते हैं कि जो ये विशेषताएं निर्धारित की गई हैं, तो इसमें पहला तो यह है कि जनता खंडित होती है, पूर्ण रूप से अखंडता के रूप में कार्य नहीं करती। अविभाज्य की बात आती है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, जबकि जनता भिन्न भिन्न विचारधाराओं में विभाजित रहती है। लेकिन अब समस्या ये हो जाती है कि यदि इन तत्वों में भी अगर संप्रभुता शक्ति निहित नहीं की जा सकती, तो अब बताइए कि राज्य में और ऐसी कौन सी शक्ति होती है जो संप्रभुता का संचालन करती है। यह हालांकि बहुत विवाद का विषय माना जाता है कि राज्य में संप्रभुता होती तो है, लेकिन होती कहाँ है, इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो अपन ये कह सकते हैं कि संप्रभुता पूर्ण रूप से एकल रूप में कार्य करती है और यह राज्य में कहीं न कहीं करती है, लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का विकास हुआ है, ये माना जाता है कि चाहे जनता खंडित ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी संप्रभु शक्ति अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। इसे केवल इस विवादास्पद विषय को समाप्त करने के लिए इस चीज़ को माना जाता है, क्योंकि अधिकांशतः कभी कभी ये भी माना जाता है कि जहाँ अध्यक्षात्मक शासन या निरंकुश शासन है, वहाँ तो जनता की पूछ ही नहीं होती, और ऐसी स्थिति में क्या वहाँ पर संप्रभुता नहीं होती? उसमें भी होती है। लेकिन वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के आधार पर केवल उन्हीं राज्यों को महत्व दिया जाता है जहाँ लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन का संचालन किया जाता है। इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि संप्रभुता अंतिम रूप से जनता में निहित होती है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा प्रभावी और सबसे अच्छी मानी गई हैं। अब इसी के आधार पर कि अब सारी चीज़ें आपके पास में ये स्पष्ट करती हैं कि राज्य में संप्रभुता का होना आवश्यक होता है, लेकिन संप्रभु शक्ति में जब ये विशेषताएं पाई जाती हैं तो संप्रभु शक्ति का अधिवास कहाँ होता है, और अंतिम रूप से अब यहाँ पर पहुँचते हैं कि चाहे औपचारिक रूप से हम किसी भी चीज़ की बात करें, लेकिन अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और जनता के पास ही इसका निर्धारण किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।